नमस्कार दोस्तों, निक्जिक चैनल के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं डिस्कस करना चाहता हूं न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की बुकिंग में होने वाले जितने सारे कंट्रोवर्शियल मैटर चल रहे हैं उसके बारे में अपनी ओपिनियन। वैसे तो ज्यादातर लोगों ने नेगेटिव ओपिनियन ही शेयर करने की कोशिश की थी जब से बुकिंग ओपन हुई है, बट बहुत सारे लोग हैं जो कुछ और फैक्ट भी जानना चाहते हैं, कुछ लोग दूसरा नजरिया भी जानना चाहते हैं। और कॉमनली सब लोग अगर नेगेटिव बातें ही करेंगे तो जो लोग सच में खरीदना चाहते हैं गाड़ी, जो ओवर हाइप भी क्रिएट नहीं करना चाहते, जो नेगेटिव इम्पैक्ट में बायस्ड ओपिनियन भी देखना नहीं चाहते, उनके लिए ये वाला वीडियो है जिसमें मैं अपनी ओपिनियन सामने आपके रखना चाहता हूँ। और कुछ बातें हैं जो कई लोगों के मन में क्वेश्चन ले आएंगे कि निखिल जो है निक्जिक चैनल चलाता है और बहुत सारे हैरियर और सफारी के वीडियोस करता है, उसके फेवर में रहता है, वो अचानक से स्कॉर्पियो एन की तरफ इतना ज्यादा पुश क्यों हो रहा है। तो वो सारी बातें हैरियर सफारी के साथ साथ क्लैरिफाई करते हुए एंड तक मैं समझा दूंगा। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे मेरे और स्कॉर्पियो के रिलेशन के बारे में। वैसे स्कॉर्पियो एन 2 डिकेड पुरानी गाड़ी है, 20 साल पुरानी गाड़ी है, और उतना ही पुराना वो सपना भी रहा है मेरा और मेरे फैमिली का कि हमें स्कॉर्पियो चाहिए थी। जब स्कॉर्पियो लॉन्च हुई थी उसके पहले आई थी बोलेरो, और बोलेरो भी हम लोग लेना चाहते थे बट वो ले नहीं पाए थे उस टाइम पर। बट स्कॉर्पियो आ गई, स्कॉर्पियो के टाइम पे हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाए 2002-2003 के टाइम पर। फिर टवेरा आ गई, टवेरा 2005 में आ गई, तब तक हम लोग अफोर्ड कर पाए तो हमने टवेरा ले ली। काफी अच्छा माहौल टवेरा में भी था, बहुत अच्छी और बड़ी गाड़ी थी, स्पेशियस थी, 10-12 लोग हम लोग उसमें ट्रैवल कर लिया करते थे उस जमाने में। फिर 2009 में दोबारा हम बोलेरो ले पाए फाइनली, 1 साल के लिए हम लोगों ने बोलेरो भी यूज की, टवेरा को भी लगभग 1 साल यूज किया था। तो इस तरह से हम लोगों ने एसयूवीज यूज की हुई है थोड़ी बहुत, और जिप्सी भी रह चुकी है बाय द वे मेरे घर में कई साल पहले। तो एसयूवीज का एक्सपीरियंस रहा है। जब हम लोगों को बोलेरो छोड़ने के बाद कई साल बाद दोबारा गाड़ी परचेस करने का मौका आया था 2018 में, तो हम लोगों को एसयूवी चाहिए थी। उस टाइम पे हमको पसंद थी एक्सयूवी 500। एक्सयूवी 500 को 2013 से हम चेस करे थे, बट तब ले नहीं पाए, 2014 में नहीं ले पाए, और दूसरे कई रीजंस की वजह से वो स्किप होते होते 2018 में जब लेने का टाइम आया तब तक हमारे पसंद का जो वेरिएंट था एक्सयूवी 500 का वो हो चुका था 20 लाख रुपए का, और हमने 15 लाख रुपए के बजट में गाड़ी लेनी थी तो हम लोगों ने क्रेटा ले ली, जो जिसमें मैं भी बैठा हूँ। क्रेटा पेट्रोल लेनी पड़ी, पेट्रोल में 1.6 इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ थी, काफी स्मूथ और अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी, कंफर्टेबल भी डिसेंट थी, तो और फीचर्स भी बढ़िया रहे इसमें। अब 4 साल के बाद में देखें तो अब हमें कुछ और मॉडर्न फीचर्स वगैरह गाड़ी में मिल जाते हैं, कुछ कैपेबिलिटी भी रिक्वायर हो सकती है। जब कोई गाड़ी लेने के बाद ओनरशिप एक्सपीरियंस रख लेता है अच्छा, तो वो सोचता है कि काश मैं ये भी कर पाऊँ, काश मैं वो भी कर पाऊँ, यहाँ जा पाऊँ, वहाँ जा पाऊँ। और मैंने तो रिसेंटली लेह लद्दाख टूर भी कर लिया एक्सयूवी 700 सफारी के साथ में। तो ऐसा लगता है एक बड़ी एसयूवी होती है तो उसका फायदा अलग रहता है, कंफर्ट अलग रहता है, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर लेते हो आप तो उतना ज्यादा एक्सर्शन आपको महसूस नहीं होता। सो क्रेटा लेने के 1 साल पहले मैं एंडेवर को भी देख रहा था, क्योंकि फोर्ड एंडेवर जो थी वो काफी खूबसूरत और काफी बल्की गाड़ी थी, बहुत जरा किंग एसयूवी वाली फील वो देती थी। कंफर्ट उसमें अच्छा है और साइज अच्छा है, स्पेस है, फीचर्स तो बहुत ज्यादा है। बट ठीक है यार, वो उस टाइम तक ठीक थी, अब उसका भी अपडेट आना चाहिए था, बट अपडेट आते आते वो बंद ही हो गई 2021 में। अब 2021 में भी मैं कोई गाड़ी लेने का सोच रहा था तो मैंने रुक गया, 2022 में मैं गाड़ी लेना चाहता था, मैं फिर रुक गया। अब यहाँ पर स्कॉर्पियो जिसका हम इतना टाइम से वेट करते वो आ गई, स्कॉर्पियो एन। इसके पहले मैं एंडेवर का वेट करा था, क्रेटा मैंने ले ली, क्रेटा लेने के पहले मैं एंडेवर ले नहीं पाया, अफोर्ड नहीं कर पाया था उस टाइम पे, फिर बाद में लूंगा सोचा तो वो बंद हो गई। हेक्सा मुझे पसंद थी एंडेवर की जगह, हेक्सा भी बंद हो गई और दोबारा आ भी नहीं रहा उसका नया अपडेट। अब हेक्सा नहीं मिल रही, एंडेवर नहीं मिल रही। रियर व्हील ड्राइव या रियर बायस 4 व्हील ड्राइव गाड़ी मुझे चाहिए थी। क्यों चाहिए थी? क्योंकि मुझे एडवेंचर भी करना है, मुझे ऑफरोडिंग भी करनी है, मुझे एक्सपेरिमेंट्स भी करने। मैंने एक बार हैरियर का ऑफरोड वीडियो बनाया था, मड ऑफरोड वीडियो, जिसमें मैंने हैरियर को फंसा दिया था। काफी ज्यादा मजा मुझे आया उस वीडियो को बनाने में, आप लोगों को भी वीडियो देख के वो मजा आया, और वो मेरा अब तक का सबसे ज्यादा वायरल वीडियो भी रहा है। बट कहीं ना कहीं मुझे पता था कि रियर बायस गाड़ी होती मेरे पास, रियर बायस 4x4 या रियर व्हील ड्राइव, तो कहीं ना कहीं मेरी कैपेबिलिटी और स्किल डेवलपमेंट उस पर मैं और अच्छी कर लेता। स्किल्स के साथ तो वैसे फॉरवर्ड व्हील ड्राइव में छोटी से छोटी गाड़ी भी इंसान चला लेता है, बट उतनी स्किल भी डेवलप नहीं करनी, क्योंकि मुझे लगातार पहाड़ों पे नहीं रहना, ना मुझे हमेशा ही ऑफरोडिंग करते रहना है। तो एक ऐसी गाड़ी चाहता हूँ जिसके साथ वीडियोस बनाऊं, आप लोग भी देखो, आप लोग भी मजे करो, और मैं भी कुछ स्टोरीज एंड मेमोरीज बना सकूं आपके लिए।
तो बैक टू द पॉइंट, मैं ढूंढ रहा हूँ एंडेवर और हेक्सा का एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट जिसमें फीचर्स, कंफर्ट, कैपेबिलिटी, रिलायबिलिटी मिले, मेंटेनेंस बहुत ज्यादा ना हो, गाड़ी खूबसूरत हो, वैल्यू फॉर मनी हो और दिखती अच्छी हो, चलने में बढ़िया हो, लोग उसको पसंद करते हो, पॉपुलैरिटी उसकी अच्छी खासी हो। पर एमजी हेक्टर नहीं चाहिए, फॉर्च्यूनर नहीं चाहिए, हाइलक्स मेरे काम की नहीं, वी क्रॉस मेरे काम की नहीं है। फैमिली के लायक गाड़ी चाहिए, मेरे भी उसमें सारे मनपसंद काम हो सके ऐसी गाड़ी मुझे चाहिए है। अब 4x4 भी चाहिए और बड़ी भी चाहिए और हो सके तो रेयर बाइक भी चाहिए, तो बहुत कम ऑप्शंस मिलते हैं। एक जीप मेरिडियन पे मेरा ध्यान था क्योंकि वो उसी रेंज में आती थी कॉस्ट में जिसमें एंडेवर थी। बट जीप मेरिडियन आप 40 लाख से ज्यादा पैसे देने के बाद में भी फॉरवर्ड बायस्ड 4x4 ले पाओगे उसमें, यानी कि 4 व्हील ड्राइव उसमें है तो, लेकिन वो रियर बायस नहीं है। अगर उसका 4x2 वेरिएंट आप देखोगे तो पता चल जाएगा कि वो फॉरवर्ड व्हील ड्राइव है। तो जब 4x4 भी आप लेते हो तो फॉरवर्ड बायस्ड आपको 4x4 मिलता है। तो वो चीज मुझे नहीं लगा कि इतनी बड़ी गाड़ी में वैसा कुछ होना चाहिए था। मुझे चाहिए था वो एक बल्कि मेजर साइज की व्हीकल हो, बट वो उतनी बड़ी भी नहीं है, कंपस से बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, एंडेवर फॉर्च्यूनर के साइज के बराबर भी नहीं है। सो इट कांट कम्पीट विद दैट डी सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ साइज एंड कैपेबिलिटी। अदर देन दैट, जीप मेरिडियन जो गाड़ी है मैंने चलाई नहीं है, उसके बावजूद मैं उसका कोई रिव्यू नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसमें कुछ बेसिक स्पेक्स जो थे जो मुझे फुलफिल कर सके मेरे पर्पस को, वो कहाँ कहाँ मिसिंग थे। जो 2 लीटर वाला मल्टीजेट फिएट इंजन लगा हुआ है हैरियर, हेक्टर, सफारी और जीप कंपस में, वही सेम टू सेम आपको मेरिडियन में मिलता है 170 PS के मैक्सिमम पावर के साथ में। तो ऐसा लगा कि मेरिडियन जो है वो उतने प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी उसके फीचर्स के लिए होगी, कंफर्ट के लिए होगी, लुक्स भी बहुत अच्छे हैं, साइज भी अच्छा है, शायद कंफर्ट भी बहुत अच्छा होगा उसकी वजह से। बट देन कैपेबिलिटीज में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसर्निंग फील हो रहा था मुझे, तो मैंने उसको कंसिडर नहीं किया अपने लिए। उसका रिव्यू करूंगा, जिसको चाहिए उसके लिए मैं उसमें इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, अनबायस्ड रिव्यू आपको मिलेगा उसका। लेकिन फिलहाल मेरे बकेट लिस्ट में वो नहीं आ पा रही थी। फॉर्च्यूनर ओवर प्राइस थी, वैल्यू फॉर मनी नहीं हो पा रही, उसमें कोई फीचर्स ऐसे नहीं मिल रहे, उसको इतने बार चला के देख लिया, कंफर्ट कभी महसूस नहीं हो रहा, तो फिर वो भी मैं कभी भी कंसिडर नहीं कर पा रहा था। फिर जो छोटे सेगमेंट में आप देखोगे तो आपके पास में XUV 700 सफारी है, बट वो फॉरवर्ड व्हील ड्राइव है, बट मैं फिर भी ले लेता। मुझे XUV 700 सफारी दोनों में कंफ्यूजन भी हो रहा था एक बीच में, लेकिन वो दोनों गाड़ियों को लेकर हम लोग लेह लद्दाख टूर किया और मुझे पता चल गया मेरे दो बहुत ही करीब खासम खास भाई लोग हैं, एक के पास है सफारी, दूसरे के पास XUV 700 है। अगर अगले साल हमको दोबारा लेह लद्दाख टूर जाना पड़ा तो इन दोनों में से कोई भी गाड़ी डबल नहीं होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए डबल? तीसरी गाड़ी तीसरी वैरायटी की होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। तो अब XUV सफारी साथ में एक एंडेवर हो और एक स्कॉर्पियो एन हो तो ज्यादा बेहतर कॉम्बिनेशन बनेगा, बहुत अच्छी टीमिंग हो पाएगी, सब लोग इसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। हम लोग एक्चुअली एक पर्टिकुलर कम्युनिटी बनाने से अच्छा SUV ओनर्स का एक एकदम असॉर्टेड कलेक्शन बनाना चाहेंगे हमारे ग्रुप में, ताकि हम सब लोग बेहतरीन SUVs को एक्सपीरियंस करके अपने अपने ओपिनियंस क्रिएट कर सके दूसरों को बताने के लिए भी और अपने मेमोरीज के लिए भी। तो उसके लिए मुझे लग रहा था एक ही गाड़ी है जो मिसिंग है हमारे ग्रुप में, वो है अभी की नई सुपरस्टार बिग डैडी ऑफ SUVs स्कॉर्पियो एन। मुझे अच्छी लगी वो गाड़ी और मुझे लगता है वो गाड़ी अगर किसी को परचेस करना है तो बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं उसके पास में रीजंस के लिए जो आप उसको परचेस करो। लेकिन मैं उसके बारे में ज्यादा डिटेल क्यों दूं अभी, क्योंकि मैंने रिव्यू तो डिटेल में बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आई बटन पे भी उसकी लिंक आ रही होगी। ये मैंने उसका थंबनेल दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला वीडियो है, मेरे चैनल पर जाकर आप चाहो तो देख सकते हो, बहुत अच्छी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको उसमें मिल जाएगी और मेरा ड्राइव रिव्यू, डायनेमिक्स के रिव्यूज वगैरह सब उसमें मिल जाएंगे। मुझे उसको ड्राइव करके बहुत ज्यादा मजा आया था क्योंकि ड्राइव डायनेमिक्स उस गाड़ी में बहुत बढ़िया दिए हैं, बड़े बड़े टायर्स है, बड़े व्हील्स हैं, गाड़ी का साइज बहुत ज्यादा बल्की है, उसके बावजूद जब आप अंदर बैठते हो व्यू इतना अच्छा मिलता है, कमांडिंग पोजीशन में उसकी सीट है तो बहुत अच्छा व्यू आपको मिलता है, SUV की अच्छी फील देती है और कंफर्ट बरकरार है। पहली बार स्कॉर्पियो में इतना अच्छा कंफर्ट मिला, तो ड्राइव डायनेमिक्स और ड्राइव क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी थी उसकी। और मेरा फेवरेट पॉइंट ये था कि 30 लाख के आसपास के सेगमेंट में 4 व्हील ड्राइव डीजल ऑटोमेटिक अच्छे पावर के साथ में और कोई SUV आपको नहीं दे रही। रियर बायस 4x4 ऑटोमेटिक डीजल आपको इस प्राइस सेगमेंट में और कोई SUV नहीं दे रही। इसके ऊपर ही आती है सब डी सेगमेंट में वाली गाड़ियां और वो सब आपको 35-40 लाख या उससे ज्यादा की रेंज में मिलेगी। अल्ट्रोस G4 से भी बहुत सस्ती है आपकी स्कॉर्पियो एन, तो आई थिंक वो एक बहुत अच्छी चॉइस बन सकती है अगर आपको प्रॉपर समझ में आए कि आप क्या परचेस कर रहे हो और इतने सब फीचर्स के लिए आपको कितना पे करना चाहिए, तो आपको वो गाड़ी महंगी कभी नहीं लगेगी और वैल्यू फॉर मनी ही लगेगी, उल्टा बेस्ट चॉइस है। अब फाइनली इस वीडियो का मेन मोटिव, मैं अपना पॉइंट बताता हूँ कि स्कॉर्पियो एन की बुकिंग के बारे में मुझे क्या लगता है। पहले तो मुझे पता है कि स्कॉर्पियो एन की जो इंट्रोडक्टरी प्राइस है वो रियल प्राइस नहीं है, वो सिर्फ लॉन्च ऑफर दिया गया है और लिमिटेड कस्टमर्स को वो लॉन्च ऑफर दिया जा सकता है। कंपनी को प्रॉफिट अगर कमाना है तो उसको उसके गाड़ी के एक्चुअल प्राइस पे थोड़ा सा मार्जिन रखता हुए ही कमाना पड़ेगा। और ये महिंद्रा है, जियो नहीं है कि आजीवन आप लोगों को सब कुछ सस्ते में दे दे और बस वॉल्यूम पे बिजनेस कमाए। उनको भी पता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ये गाड़ी बिकेगी, उसके बाद उनको नया प्रोडक्ट लाना पड़ेगा, तो तब तक कि इनका जो R&D का खर्चा है, जो उसको बनाने का खर्चा है, ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन चाहिए उनको, उनकी कंपनी ग्रोथ करनी है, एक्सपेंशन करते रहना है और फैक्ट्रीज उनको अक्वायर करते रहना है, तो ये सब कुछ करते रहने के लिए उनको एक गाड़ी का प्राइसिंग ऐसा
सेट करना पड़ेगा जिस पर वो बेचे, तो उनका मतलब सस्टेन भी हो सके, प्रॉफिटेबल भी हो सके और उनके इन्वेस्टर्स भी खुश रहे, सब कुछ बढ़िया रहे, और तब जाकर के वो बढ़ती कंपनी आप लोगों को अच्छी सर्विस दे सके। तो अगर वो लॉन्च ऑफर ही सबको दे देंगे और सब में बांट देंगे तो फिर तो उनको नहीं मिलेगा उतना प्रॉफिट। तो मुझे इसलिए पता था कि जो इंट्रोडक्टरी प्राइस है वो सबके लिए नहीं है, कुछ चुनिंदा लकी कस्टमर्स होंगे जो इनिशियली आएंगे, उन्हीं को मिलेगा। स्कैम वगैरह के बारे में मैं आगे टॉपिक क्लियर करता हूँ, बट फर्स्ट 25,000 कस्टमर्स को ही इंट्रोडक्टरी प्राइस दी जा सकती है, ये तो भाई लाजमी है और ये होना भी था। और मुझे ये भी पता है कि मैं उतना लकी इंसान नहीं हूँ कि वो फर्स्ट 25,000 कस्टमर्स आउट ऑफ 135 करोड़ इंडियन पीपल मुझे वो मिल जाएगी। सो अब मुझे नहीं ये बोलता कि सबके सब आए होंगे वहां पर इतने सारे लोग बुक करने के लिए, लेकिन जितने भी लोग आए होंगे एक तरह से एक रेस लगी होगी पहले आधे 1 मिनट में कि भैया किसको पहले मिलता। अब मैंने बुकिंग करने के लिए क्या क्या किया वो मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले प्राइसिंग क्लैरिफाई कर दी जाए तो मैंने कहा था कि इंट्रोडक्टरी प्राइस जो है वो रियल प्राइस नहीं है उस गाड़ी की। तो अगर आपको इतने सारे फीचर्स चाहिए आपकी गाड़ी में तो एक स्पेसिफिक रियल प्राइस तो आपको उसका पे करना पड़ेगा जिसमें वो वैल्यू फॉर मनी साबित हो, एक अच्छी डील साबित हो, आपको भी सेटिस्फेक्शन रहे कि आपने एक सही अमाउंट पे गाड़ी खरीदी है जिसमें आपको अच्छी अच्छी चीजें मिली है, क्वालिटी फिट एंड फिनिश अच्छा मिला है, रिलायबल है गाड़ी, बहुत साल चलेगी। तो वो रियल प्राइस इस गाड़ी की इंट्रोडक्टरी प्राइस से 50-60 हजार या 1 लाख रुपए एक्सपेंसिव हो सकती है, वो एक रियल प्राइस है। जब आप गाड़ी परचेस करने के बारे में सोचते हो तो आपको अपना माइंडसेट प्रिपेयर रखना चाहिए कि आप जरूरी नहीं कि वो लकी कस्टमर्स में आ ही जाओगे। 25,000 ही बुकिंग रखी है और 50 लाख लोग वहां पर रो रहे हैं होंगे कि भैया हमको नहीं मिली। सबको कैसे मिल सकती थी? तुम ही को मिल गई होती, फिर कोई और रो रहा होता, कोई और को मिली होती तो तुम रो रहे हो। इसी तरह से आपको माइंडसेट पहले से प्रिपेयर रखना चाहिए था कि अगर आप लकीली वो 25,000 कस्टमर में नहीं आ पाए, महिंद्रा की गलती हो या किसी और की गलती हो, या वेबसाइट क्रैश हो गई, सर्वर क्रैश हो गया, इंटरनेट स्पीड ज्यादा है कम है जो भी है, बट आपको माइंडसेट प्रिपेयर रखना चाहिए कि आपकी गाड़ी की एक्चुअल प्राइस क्या होगी और जब वो लॉन्च होगी और आपको इंट्रोडक्टरी प्राइस पर नहीं मिलेगी, डिस्काउंटेड ऑफर में नहीं मिलेगी, तो एक्चुअल प्राइस पे आप ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अगर आप इंट्रोडक्टरी प्राइस पर उसको अफोर्ड कर सकते हो, उसके बाद एक्चुअल प्राइस पर उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपके अफोर्डेबिलिटी का वो मैटर है। आप नहीं बोल सकते कंपनी बुरी है कि उन्होंने आपको 25,000 के अंदर बुकिंग लेने नहीं दी और आपको वो महंगी करके दे दी, मतलब ये ओवरहाइप जो प्राइस को लेकर क्रिएट किया गया था वो झूठा था। अरे सबको देने के लिए वो था भी नहीं। और ये मैं अभी तक तो मेरी महिंद्रा में किसी से बात नहीं हुई, डीलरशिप में भी बात नहीं हुई। ये वीडियो बनाने के पहले मैंने किसी से भी ये सब बारे में डिस्कस नहीं किया कि मुझे कोई समझाए। मैं कंपनी की तरफ से नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ। ये मैं पहले से प्रिपेयर था बुकिंग आने के पहले से, क्योंकि XUV 700 के माहौल जब बना हुआ था तब से मैं मेरे दोस्त रोहन भाई के साथ में जुड़ा हूँ। XUV 700 उसने कैसे 25,000 में बुकिंग की, कितनी डिफिकल्टी उसको हुई वो भी मैं जानता हूँ, उसको कितना ज्यादा वेट करवाया गया वो भी मैं जानता हूँ, जिसका बेनिफिट उसको 7-8 महीने के बाद जब डिलीवरी मिली तब पैसे बचाने की वजह से मिला। 2 लाख रुपए लगभग उसके बच गए। लेकिन मैं प्रिपेयर था कि मुझे जरूरी नहीं वो मिल सकेगी और उसमें मेरी छोटी सी गलती भी हुई है बुकिंग के दौरान, वो भी मैं आगे आपको क्लैरिफाई करूंगा। बट मैं आपको सबको ये बताना चाहता हूँ कि गाड़ी की एक्चुअल प्राइस क्या होनी चाहिए इंट्रोडक्टरी प्राइस के बाद में, उसको माइंडसेट में डाल करके ही आप गाड़ी लेने का डिसीजन लोगे ना तो ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो आपको आगे जाकर के शॉक या सरप्राइजेस नहीं मिलेंगे, डिसअपॉइंटमेंट कम होगी। अब मेरे बुकिंग की सिचुएशन के बारे में बताता हूँ। मैंने कम से कम 4-5 दिन पहले एक अलार्म लगाकर रखा हुआ था कि सैटरडे 30 जुलाई को मुझे 11 बजे बुकिंग है, तो 5-10 मिनट पहले से लॉग इन करके रखना है कंप्यूटर पर। 2 फोन नंबर से मैंने भी ऐड टू कार्ट करके रखा हुआ था, एक मेरा और दूसरा भी मेरा। तो 2 मोबाइल से मैं OTP के लिए प्रिपेयर था कि लॉग इन करूंगा और देख लूंगा जिसमें भी हो जाए बुकिंग। अब अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग आ गई तो मुझे मेरे बेबी के स्कूल जाना पड़ा, वो भी नर्सरी में ही है, तो मैं मिस नहीं कर सकता इनिशियल डेज ऑफ स्कूल। तो 9:30 बजे मैं मीटिंग में एंटर हुआ वहाँ पर, मेरा अंदाजा था 10:30 बजे तक मैं फ्री हो जाऊंगा, 10 मिनट में ड्राइव करके घर आ जाऊंगा और वापस 11:45 बजे से मैं लॉग इन करके बैठ जाऊंगा और कर लूंगा बुक। लेकिन वो मीटिंग चलते चलते 11 बजने वाली थे, 5 मिनट बचा था, तो मैंने वहीं स्कूल में रहते हुए 5 मिनट पहले लॉग इन किया, OTP वगैरह आया और बस मैं सोचा था 11 बजते बजते मैं 2-3 बार रिफ्रेश करूंगा और वो बुक नाउ का बटन आएगा, दिखते ही क्लिक करूंगा, UPI पेमेंट करूंगा या जो भी मिलेगा ऑप्शन वो मैं करके पे कर दूंगा। अंदाजा था कि पहले के 5-10 मिनट में सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि 50-55 सेकंड में सब खत्म हो जाएगा, बट कोशिश की। 11 बजते ही मैंने जब रिफ्रेश किया तो बुक नाउ का बटन वहां आया ही नहीं। मैं बोला अरे यार लगता है ये अभी रिलीज हुआ नहीं है, उनकी घड़ी अभी काम नहीं कर रही, पता नहीं क्या, तो वो आया ही नहीं बटन। मैं बहुत क्लिक कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, हुआ ही नहीं। 2-3 मिनट गुजर गए, मैं मीनवाइल रोहन भाई से चैट कर रहा था, रोहन भाई डीलरशिप वालों से मेरे बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमारा एक फ्रेंड वहाँ डीलरशिप में भी है और वो हमारे साथ लेह लद्दाख टूर पर भी आया था। वो भी चाहते हैं कि यार एक और गाड़ी अपने यहाँ जुड़ेगी तो मजा ही आएगा, तो जितना खुश और एक्साइटेड मैं रहूंगा वो भी रहेंगे। तो हम लोग सब मिलकर के देख ही रहे थे। उसी दौरान में क्या हुआ कि 2-3 मिनट गुजरने के बाद पेमेंट की लिंक फाइनली दिखी, बट वहां पर मुझे वही दिखा कि अब इंट्रोडक्टरी प्राइस हो गया है बुक
और अब आप जो भी प्राइस लोगे वो डिलीवरी टाइम पर एप्लीकेबल होगी। आपकी गाड़ी की डिलीवरी जब आएगी तब आपको जो प्राइस होगा वो आपको देना पड़ेगा, इंट्रोडक्टरी प्राइस खत्म होगा। मैं बोला चलो कोई नहीं, मैं तो बुक करने जाऊंगा। बुक करने जाना था तो पेमेंट वगैरह मैं करता, उसके पहले पहले ही मुझे रोहन भाई ने बताया कि भाई बुकिंग करवा दी है आपके अकाउंट में, पेमेंट मतलब वो करके मतलब मेरा जो मोबाइल नंबर है वही वाला जो अकाउंट बना हुआ है महिंद्रा के साथ में, उसमें मेरे दोस्त ने ही पेमेंट करवा के बुक कर दिया, क्योंकि मैंने उसको ओटीपी दिया था, मेरे इसमें पेमेंट लिंक नहीं दिख रही थी। तो मैंने बोला चलो बढ़िया है, कहीं तो बुकिंग हुई। मैंने सोचा हो सकता है अब बुकिंग हो गई शुरू के 4-5 मिनट के अंदर अंदर, तो शायद मुझे 25,000 बैच में भी आ गया होगा। मैं खुश था। अगर आप नॉर्मल से ऊपर गए हो तो खुश हो, नॉर्मल के नीचे आओगे तो दुखी होंगे। अगर आपको इंट्रोडक्टरी प्राइस नहीं मिली तो ये नॉर्मल है, ये लकी है, प्रिविलेज नहीं। मतलब अगर आप 25,000 बैच में आ गए हो तो यू हैव टू बी हैप्पी बिकॉज यू आर लकी नॉट प्रिविलेज्ड। अगर आप नहीं आ पाए हो तो नॉर्मल, बाकी सब कस्टमर की तरह। भाई लाखों लोग लेना चाहते हैं, उसमें से 25,000 में आप आ ही जाओगे, इसकी कोई गारंटी थोड़ी ना थी। तो आई वॉज जस्ट ओके। मैंने बोला चलो आया नहीं आया देखेंगे। मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह लिया और फेसबुक ग्रुप पे भी डाल दिया। मैंने सब लोगों को बताया भाई देखो ये अपन कर लिया है अपन ने। तो डिस्कशंस वगैरह शुरू हुए, मेरे वाले पोस्ट पे लोगों ने डिस्कशन शुरू कर दी कि भाई तुम्हारे उसमें लिखा है प्राइस एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। मैंने बोला अच्छा हाँ ऐसे है, चलो कोई बात नहीं यार, अपन तो प्रिपेयर थे 1,00,000-2,00,000 रुपए के लिए, क्या इतनी चिंता करना जब अपन ऑलरेडी 29 लाख रुपीज देने को तैयार हुए हैं स्कॉर्पियो एन 4x4 नेपोली ब्लैक डीजल ऑटोमेटिक के लिए। तो 29 की जगह 30 दे देंगे, 30.5 दे देंगे यार, 1-1.5 लाख रुपए का डिफरेंस से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। हो सका तो एंड में इंश्योरेंस में और एक्सेसरीज में पैसा बचा लेंगे या थोड़ा सा और कमा लेंगे मेहनत करके, क्योंकि डिलीवरी तो जल्दी मिलने वाली है नहीं। अब शुरू के 4 मिनट में बुकिंग अपन ने की है, 30 मिनट में 1 लाख डिलीवरी बुकिंग हुई है। तो 30 मिनट में 1 लाख बुकिंग हुई है, तो शायद हम 25,000 में ना सही, हम शायद शुरू के 50,000 में तो कहीं होंगे। तो अगर 6,000 पर मंथ की डिलीवरी अगर पॉसिबल होंगी, 6,000 पर मंथ की इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है अगर, तो सितंबर 26 से जो शुरू होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 12,000 तो वहीं हो गई। तो इस तरह से 6-7 महीने तो इनको लग जाएंगे शायद शुरू के 25,000 वाले बैच को डिलीवरी देने में। लेकिन क्योंकि Z8L जो लग्जरी पैकेज वाला टॉप एंड वेरिएंट है उसको हाई प्रायोरिटी दी जा रही है, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ आप 25,000 बैच में हो या ना हो, अगर आपकी बुकिंग टॉप एंड वाली है लग्जरी पैकेज के साथ में, तो पॉसिबल है कि आपको जल्दी जल्दी डिलीवरीज मिलेंगी। तो ये टॉप एंड वाले जो है इनके जल्दी जल्दी क्लियर होते जाएंगे, और फिर देखते हैं क्या क्या चीजें मिलती है, कब तक मिलती है। बट मुझे लग रहा है हो सकता है मुझे 6-7 महीने या 1 साल तक वेट करना पड़े। एंड फाइनेंशियली देखा जाए तो मैं तो खुश हूं, अगर मुझे 1 साल के बाद ही मिले तो ही मैं ज्यादा खुश हूं, मुझे जल्दबाजी है नहीं। हाँ हो सकता है मैं वीडियो बना करके ऐसी बातें कर रहा हूँ जो ज्यादातर लोगों पर शायद अप्लाई नहीं होंगी, लेकिन मेरा केस थोड़ा सा अलग है। मैं कहीं और इन्वेस्ट करना चाहता हूँ अभी अर्जेंटली, बस मैंने ये गाड़ी फर्स्ट डे इसलिए बुक कर दी कि अगर मेरा आने वाले 6-7 महीने में मन हो गया स्कॉर्पियो एन लेने का और ज्यादा मन हो गया तो तब मैं बुक करूंगा, तो और बहुत 1.5 साल 2 साल के बाद मिलेगी। तो अभी से बुक करके रख दो यार, ताकि क्या है कि जब आपका लेने का मन हुआ तो ठीक है आप उनको डाउन पेमेंट देना और पूछ लेना भाई गाड़ी कब तक आ रही है, तब ले लेना। और अगर मन नहीं हुआ तो या तो बुकिंग कैंसिल कर देना, या आपको फीचर्स उसके कम लग रहे हैं उस टाइम, हो सकता है कंपनी थोड़े से फीचर्स कम कर दे, प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ाएगी आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, आपको उतना वैल्यू फॉर मनी नहीं लग रहा। दोनों चॉइसेस है मेरे पास उस टाइम के लिए, तो मैं उस टाइम पे देखूंगा कैंसिल करना है कैंसिल करूंगा, कोई और ऑप्शन तो वैसे तब आने वाला नहीं, क्योंकि इस गाड़ी का डायरेक्ट कॉम्पिटिशन कोई है भी नहीं। स्कॉर्पियो एन स्कॉर्पियो क्लासिक से ऑलमोस्ट डबल कीमत की है, और स्कॉर्पियो एन जैसी रियर बायस 4x4 या रियर व्हील ड्राइव वाली गाड़ी इतनी केपेबल, कंफर्टेबल, खूबसूरत, बड़ी, स्पेशियस, ये सब गाड़ियां जो देखा जाए इस प्राइस सेगमेंट में नहीं मिल रही। तो लोग जिनको सच में परचेस करना है वो वेट करेंगे ही करेंगे। अब लोग तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि महिंद्रा वालों ने कोई स्कैम कर दिया है। अब मुझे क्या पता वो महिंद्रा ने स्कैम किया कि नहीं किया, वो तो वही लोग जान सकते हैं बेहतर। बट इतनी अनएथिकल कंपनी वो मुझे नहीं लगती है, इतने सालों से अपने यहाँ पे काम कर रहे हैं, कई बार उन्होंने हमें प्राउड फील कराया है। इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में अच्छे प्रोडक्ट बनाए हैं उन्होंने भी, प्रूवन है यार वो कंपनी। तो इतने जल्दी तो मैं नहीं डिसाइड करूंगा कि यार वो उन्होंने कुछ ऐसा गड़बड़ किया होगा, बट मैं उस पर भी कमेंट नहीं करा कि उन्होंने किया कि नहीं किया, चलो वो चीज भी सेकेंडरी है। पहला तो पॉइंट ये है कि लोग इतने ज्यादा जो बावले हो रहे हैं, पागल बन रहे हैं, क्रेजी होते जा रहे हैं और ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं कि महिंद्रा ने स्कैम किया, महिंद्रा बेकार है, इंडियन कंपनी ऐसा करेगी इंडियन बायर्स के साथ में तो कैसे चलेगा एंड ऑल दैट। मुझे ये कहना है कि यार एड टू कार्ट जो है वो लाखों लोगों ने किया है, महिंद्रा कंपनी के डीलरशिप्स वगैरह से पहले से ही पता चल रहा था और बहुत लोगों को पता था। एंड जब से ये गाड़ी स्पाई शॉट्स में टेस्ट हो रही थी तभी से लोग ओवर हाइप बना रहे थे, सभी लोग पागल हो रहे थे कि गाड़ी लेनी है। आप लोग को कैसे नहीं पता ये बात कि एड टू कार्ट लाखों में हुई है, तो लाखों लोग वहां पर बुकिंग करने के लिए आएंगे। क्यों ऐसा मतलब दीवाने हो रहे हो और ये नहीं समझ पा रहे हो कि ये हो सकता है, दिस इज पॉसिबल। व्हाई दिस इज पॉसिबल इज बिकॉज लैक्स ऑफ पीपल हैव शोन इंटरेस्ट इन दिस व्हीकल एंड द प्रूफ इज जब आप
देखोगे आगे आने वाले टाइम में इस गाड़ी की बुकिंग बढ़ती ही जाएगी और डिलीवरीज के वक्त आपको दिखेगा। मतलब शुरू में आपको लग रहा होगा ये ओवर हाइप है, स्कैम है, एक्चुअल में इतनी बुकिंग नहीं होंगी, बस ये अपने को बना रहे ताकि अपने को 25,000 में इंक्लूड ना करे, उनको इंट्रो प्राइस में सबको ना देना पड़े। हो सकता है 5-6 कस्टमर को ही दे, हो सकता है। लेकिन जब डिलीवरीज बढ़ते बढ़ते 3 साल 4 साल चलते चले जाएंगे और महिंद्रा वाले 1 लाख के ऊपर डिलीवरी कर देंगे, तब आप सोचोगे कि आप लोग उस टाइम पे इतना ओवर, ये जो मैस क्रिएट कर रहे थे, इतने वीडियो बना रहे थे, वो एक्चुअल में गलत साबित हो रहा, तब क्या करोगे? बिना सोचे समझे अगर अपन इतना सारा वीडियो वगैरह बना दिया और बाद में जाकर के अपन झूठे साबित हुए, तो इतने पुराने वीडियो पे जाके कोई अपना कस्टमर तो आपको कमेंट नहीं करेगा, लेकिन आपका वीडियो देख रहे लोग अगर बुकिंग कैंसिल करने का माइंडसेट बनाएंगे, वो जरूर सबसे पहले आपको गाली देंगे कि अरे यार सच में महिंद्रा ने तो इतनी तरक्की कर ली, गाड़ी अच्छी रही, पर मैंने उस इंसान का वीडियो देखा इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। सो यहाँ पर एक और पॉइंट आता है जो बायर्स के लिए है। वो पॉइंट ये है कि भाई मैंने अपने सिलेक्शन फैक्टर्स के हिसाब से खुद टेस्ट ड्राइव लेकर के गाड़ी को भापा जांचा और अपने लिए उसको चूज किया, कि ना कोई वीडियो ना कोई ओवरहाइप देखी ना कुछ। जब गाड़ी लॉन्च हुई उसके बाद बहुत दिन तक तो मैंने टेस्ट ड्राइव भी नहीं ली, अपनी मनमर्जी से अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए मैंने ये सब कुछ किया। और अगर मुझे कैंसिल भी करने का मन हुआ तो वो मैं अपने फैक्टर्स से करूंगा, ना कि कोई वीडियो देख करके उससे असर होने के बाद में कोई करूंगा। मेरे फैक्टर्स क्या होंगे अगर इस गाड़ी को मुझे कैंसिल करना पड़ा, वो मैं एंड में बताऊंगा। अब जो लोग पेमेंट गेटवे रिलेटेड प्रॉब्लम्स बता रहे हैं कि यार पेमेंट गेटवे ही क्रैश हो रहा था, उसमें एरर आ रहा था, मैं आपको एक बात और बता दूं, जब आप महिंद्रा की वेबसाइट पर पेमेंट करने जाते हो और पेमेंट के लिए क्लिक करते हो तो आप किसी और वेबसाइट पर पहुंच जाते हो जिसको पेमेंट गेटवे या पेमेंट पोर्टल वाली वेबसाइट कहा जाता है, और वो महिंद्रा नहीं हो सकता। जो सप्लायर, सेलर, डीलर आप लोगों को कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट बेच रहा है और वो ऑनलाइन पेमेंट ले रहा है, वो आपसे कभी भी खुद की वेबसाइट पर पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वहां से आप सिर्फ शुरू होंगे, खत्म किसी और वेबसाइट पर जाकर होंगे जब आपको पेमेंट की डिटेल डालनी होगी, कार्ड डिटेल, यूपीआई, जो भी आपको डालना है। तो जब आप किसी थर्ड पार्टी से पेमेंट एक्सेप्ट करने वाले हो तो उसकी वेबसाइट चलेगी नहीं चलेगी, उसका पोर्टल प्रॉपर रिस्पॉन्स देगा या नहीं देगा, ये 100% कंट्रोल महिंद्रा की आईटी टीम भी नहीं कर सकती। उन्होंने सब कुछ बनाया होगा तो होगा। मैं भी आईटी बैकग्राउंड से हूं इसलिए मैं बेसिक बोल पा रहा हूँ, मैं डेवलपर भी नहीं हूँ, बट मैं बेसिक बोल पा रहा हूँ कि अगर पेमेंट गेटवे वाली वेबसाइट भी क्रैश हो गई, पहले तो महिंद्रा वेबसाइट स्लो होनी चाहिए, क्योंकि अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ गया तो सब लोगों को एक साथ पेमेंट का बटन नहीं दिख रहा था शुरू के मिनट्स में, तो और अगर वो सब लोग ट्राई कर रहे थे वो बटन जिसको दिखा बुक नाउ पे क्लिक करने का, तो पेमेंट गेटवे वाली वेबसाइट भी तो क्रैश हो सकती है। वो थोड़ी ना महिंद्रा की इंटरनल वेबसाइट है, वो तो थर्ड पार्टी है, उस पर भी उनका कोई कंट्रोल नहीं है। तो जिनको पेमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम आई है ना, वो दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है, अकेला महिंद्रा भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, और हो सके तो मुझे गलत साबित करने के लिए आप कमेंट में बता दो, मुझे भी क्लैरिफाई करो। पर मेरे जो जो चीजें ऑब्जर्वेशन में है, इतने सालों का जो भी मेरा नॉलेज है, उनके हिसाब से मैं जो समझ पा रहा हूँ मैं वो देख रहा हूँ, वो बता रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा अपन जस्टिफाई कर दो महिंद्रा में जो हुआ। एक पॉइंट ये भी है कि जो होपफुल कस्टमर्स थे जिन्होंने सोचा कि यार चलो 11 लाख एक शोरूम प्राइस में एक इतनी प्यारी गाड़ी मिलेगी जिसमें अपन एक्सेसरीज बाहर से लगवा लेंगे, ज्यादा फीचर्स नहीं आ रहे, बेस वेरिएंट में अच्छे खासे फीचर्स हैं, फिर भी 11 लाख में 1-2 लाख 3 लाख रुपए का अपन आरटीओ वगैरह इंश्योरेंस वगैरह भरो तो शायद 15 लाख में घर में एक बहुत ही खूबसूरत गाड़ी आएगी। और अगर वो गाड़ी अपन ने ब्लैक कलर में ले ली, रेड कलर में ले ली, तो कितना अच्छा लगेगा अपने आप पे, नेबरहुड में भी अपने को अच्छा दिखेगा कि इतनी बड़ी गाड़ी है। भले वो गाड़ी के 15 लाख दिया हो, वो फील तो अपने को 25 लाख वाली देगी, क्योंकि साइज है, कलर है, लुक है। तो उन लोगों के साथ में गलत तो हुआ है, दो तरह से उनके साथ गलत हुआ है। एक तो ये हुआ है कि यार उनको बुकिंग करने का मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि या तो जो तो लोग कम बजट वाली गाड़ी ले रहे थे, ये बेस वेरिएंट Z2 या Z4, तो उन्होंने इतनी तैयारी नहीं की होगी, उनको इतना लगा नहीं होगा कि यार इतना कुछ हाइप है तो इतना सारा मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा बुकिंग करने में। तो मोस्ट ऑफ देम शायद वो बुक नहीं कर पाए होंगे इस सब के दौरान। और अगर बाय चांस, बाय गॉड्स ग्रेस या बाय देयर लक वो अगर बुक कर पाए हैं, उनमें से कुछ लोग बुक कर पाए हैं, 25,000 की बुकिंग में अगर 10,000 भी वो लोग हैं जो Z2 या Z4 वाले हैं, तो उनके साथ दूसरी गलत चीज ये हो रही है कि डिलीवरी की प्रायोरिटी में वो नहीं है। प्रायोरिटी लिस्ट में है टॉप एंड वाले Z8L, मैं हूँ प्रायोरिटी लिस्ट में, मैं खुश हूँ, बट मुझे दूसरी तरफ उनके लिए भी दुख है जो बेस वेरिएंट लेना चाहते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे पास तो ऑलरेडी एक गाड़ी है, ये रहेगी भी, दिस विल बी माई अनदर व्हीकल, दैट विल बी माई सेकेंड व्हीकल। बट जिनके पास में वो फर्स्ट व्हीकल होने वाली है, या जो अपनी गाड़ी बेच करके वो गाड़ी लेना चाहते हैं, जिनको अर्जेंटली रिक्वायर्ड है अपग्रेड, उनको बुरा लगेगा। उनके लिए मुझे बुरा लगता है कि यार उनको जल्दी गाड़ी नहीं मिलेगी। बट इस वीडियो के शुरुआत में जो पॉइंट मैंने क्लैरिफाई किए, मैं उसमें एक और पॉइंट ऐड करता हूँ। एक माइंडसेट प्रिपेयर करके चलो, जो गाड़ी अच्छी है, जो आपको लेनी है, वो सबको लेनी है यार, सबको अच्छी लगी। आप अकेले थोड़ी हो जिसको अच्छी लगी, आपको भी इसलिए अच्छी लगी क्योंकि सबको अच्छी लगी। थोड़ा सा अपन मतलब भेड़चाल जैसा हो जाता है, बट कभी कभी भेड़चाल में अच्छी चीजें भी निकल के आती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक की ओपिनियन आपने ली, आपने देखा पब्लिक अच्छा रिस्पॉन्स किसी गाड़ी को दे रही है, आपने लिया,
और वो गाड़ी आपके लिए अच्छी साबित होगी। इतना लंबा वेट किया है यार, साल 2 साल से अपन फोटोज ही देख रहे हैं जिस गाड़ी की। फाइनली जब वो लॉन्च हुई है तो कितनी अच्छी लग रही है, चला के देखी होगी आपने, अच्छी लग रही है ना। तो वेट कर लो, क्या दिक्कत है, 6-8 महीने वेट कर लो, तब तक ओला कैब यूज कर लो। नहीं कर सकते, पुरानी गाड़ी आपके पास ऑलरेडी है, यूज कर लो। क्योंकि जो अब आपके पास ये गाड़ी आने वाली है ना, इसमें जो लेवल का मजा आपको आएगा वो वर्थ रहेगा इस इंतजार के। तो अगर वेट करना पड़े तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो नहीं लग रही, आपको भी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी ही है, कोई घर तो है नहीं कि जल्दी से जाके रहना है। मैंने भी तो Z8L डीजल ऑटोमेटिक 4x4 बुक करी हुई है। मुझे इतनी केपेबल गाड़ी मिलेगी तो मैं उसको कई साल तक एंजॉय कर पाऊंगा, बहुत जल्दी वो आउटडेटेड नहीं होगी। एक ही फीचर है जो मुझे लगेगा बाकी बढ़ती मॉडर्न गाड़ियों से वो कम होगा, वो होगा उसका सनरूफ। बट ठीक है यार, इसमें तो वो भी नहीं है। सफारी एक्जेड वेरिएंट लेकर के लेह लद्दाख टूर गए, सनरूफ के बिना जाके वापस आ गए यार। उससे तो अच्छा ही है कि एक छोटा सनरूफ हो। तो आई थिंक दैट्स फाइन इनफ फॉर मी। मैं तो ड्राइव करते हुए देख भी नहीं पाता, फैमिली वाले कभी कभार। अभी मौसम अच्छा मेरा तो ठीक है, अभी बारिश का मौसम खत्म होते ही हमारे यहाँ गर्मी आ जाती है, तो तब तो हमको सब सनशेड बंद करके विंडोज में भी शेड लगाने पड़ते हैं, तो तब सनरूफ तो और काम नहीं आता। तो जो मानसून के 2-3 महीने रहते हैं ना, जून जुलाई सम पार्ट्स ऑफ अगस्त, इतने टाइम पे सनरूफ हमारे यहाँ काम का है। बाकी टाइम तो सनरूफ से वहां काम आएगा जहाँ वेदर अच्छा है, ज़्यादातर वो भी काम नहीं आएगा। इसके अलावा तो सारे ही फीचर्स गाड़ी में काफ़ी एडवांस्ड हैं। एड्रोनॉक्स है, एलेक्सा है, और ESP वगैरह सब बढ़िया दिए हुए हैं। 4 व्हील वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स हैं, तो ड्राइव डायनेमिक्स बढ़िया है। सस्पेंशन अच्छे दिए हुए हैं, उसमें पेंटेलिंग सस्पेंशन है ना। FDD लगा हुआ है, MTVCL लगा हुआ है। एनाटॉमी वीडियो बनाऊंगा तो सब कुछ बता दूंगा कि क्या चीज़ है, कैसे काम करती है और क्यों अच्छी है। बट इतना तो बता सकता हूँ, गाड़ी में बहुत अच्छे कंपोनेंट्स लगे हैं, और उसको मैंने बारिश में खराब और अच्छे दोनों रास्तों पर ट्राई कर लिया है, देख लिया है गाड़ी को। मतलब है वो है उस लायक है कि उसको ऊपर रिलाई कर सको ड्राइव डायनेमिक्स के मामले में। इश्यूज हैं कुछ XUV 700 में, वो एक अलग प्लेटफॉर्म की गाड़ी है, ये अलग प्लेटफॉर्म की गाड़ी है, कुछ उसमें इश्यूज हैं, कुछ इसमें भी आएंगे। अब ये हर मॉडर्न गाड़ी में इश्यूज हैं यार, कौन कौन सा ब्रांड परफेक्ट है। टाटा में भी इश्यूज हैं, स्कोडा में इश्यूज हैं, वोक्सवैगन में इश्यूज हैं, कौन सा ब्रांड परफेक्ट है। फोर्ड में नहीं थे क्या इश्यूज, फोर्ड में भी इश्यूज हैं। अभी BS6 की फोर्ड इंडेवर हमारे दोस्त अतुल जी की है, वो लेह लद्दाख जाकर आए हैं, तो उनको तो कैटालिटिक कन्वर्टर में इशू आया है, उसकी एक स्टोरी अलग से आएगी, उसमें भी इश्यूज हैं। महिंद्रा में भी इश्यूज आ सकते हैं यार, क्या गाड़ियां 100% परफेक्ट बनकर के आएगी ऐसा तो बोल नहीं सकते। अब मेरी क्रेटा है, हाँ, Hyundai की गाड़ियों में भी इश्यूज आ सकते हैं, किया में इश्यूज आ सकते हैं। मेरी वाली गाड़ी में देख लो, मैंने 2018 में ली थी, कुछ ना कुछ करके हर साल थोड़े थोड़े कंपोनेंट जो है अंदर बाहर के वो बंद होते जा रहे हैं तो फीचर्स कुछ ना कुछ बंद होते जा रहे हैं। तो आई एम प्रिपेयर्ड कि जो ले रहे हो जिंदगी भर, जब तक वो गाड़ी चल रही तब तक वो सब चीजें चलती रहेंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कंपनी केपेबल है क्या वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए, ये मैटर करता है ना। तो इंजीनियरिंग है यार, इतने सालों से अपन पुराने से पुराने जमाने की इंजीनियरिंग पढ़ते पढ़ते कॉलेज पास करते हैं, आपको भी मालूम है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जब तक चलता रहेगा, इंजीनियरिंग प्रोग्रेस करती रहेगी, और गाड़ी में जो भी चीजें बनी है इंजीनियर्स ही रिजॉल्व करेंगे। वो अपने ऑफिस में आकर के कंप्यूटर चालू करके वापस घर नहीं चले जाते, वो करते हैं रिसर्च वगैरह करते हैं। तो ट्रस्ट देम एंड कीप पेशेंस, वो भी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगी। और अगर नहीं रिजॉल्व होती है तो यू शुड लिव विद इट इफ द ड्राइव इज वर्किंग वेल। फीचर्स है कुछ और ऑप्शंस इस प्राइस सेगमेंट में कुछ और गाड़ियों के, तो उनमें फीचर्स को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, और 2-3 साल पुरानी गाड़ियां वो भी हो चुकी हैं, तो भी लोग ले ही रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि जब लेना ही है और कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है इस प्राइस में, आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ रहा है, कुछ अच्छा मिल रहा है तो थोड़ा बहुत कहीं कॉम्प्रोमाइजेशन हो रहा है, तो फिर उस हिसाब से ही माइंडसेट बनाकर गाड़ी चूज करना था। तो मुझे स्कॉर्पियो एन ठीक लगी, और मुझे लगता है अगर किसी को 8-10 साल के लिए गाड़ी लेनी है, 5-6 साल के लिए गाड़ी लेनी है, तो चलेगी ये वाली गाड़ी। फिर थोड़ा सा अगर वेट करना पड़ रहा है 6-8 महीने या 1 साल, तो उतना बड़ा ड्रामा नहीं बनना चाहिए यहाँ पर। अगर आपको अर्जेंट में गाड़ी चाहिए तो या तो अभी के लिए जूम कार ले लो, या अभी के लिए बोलेरो ले लो, या अभी के लिए आप कोई और गाड़ी ले लो। 2-3 साल के बाद जब आपकी गाड़ी की डिलीवरी का वक्त आएगा, आप अगर 1 लाख पे कस्टमर हो या उसके बाद वाले हो, तो तब आप उसको रीसेल करना, ये ले लेना। देखो अगर आपके लिए उतना पॉसिबल हो पाता है तो, वरना आपके पास अभी भी मार्केट में बहुत सारी चॉइसेस हैं। महिंद्रा थोड़ी ना आपको बोल रहा है कि यार जुड़े रहो और अपना पैसा वापस मत लो और मेरी गाड़ी ही लो। सबके पास चॉइसेस है। वो कंपनी, आपको गाड़ी खरीदना है, वो कंपनी को बेचना है, जितना वो बना सकते हैं, बेचने की पावर जितनी होगी वो बेचते जाएंगे। अब सबको ही परचेस करना और सबको टाइम पे चाहिए, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो अनरियलिस्टिक और थोड़ा सा इलॉजिकल सा डिमांड। सो कंपनी भी चाहती है कि अपने हर एक बुकिंग करने वाले कस्टमर को डिलीवरी दे। कौन सी कंपनी होगी जो नहीं चाहती कि कस्टमर बुकिंग करे और कैंसिल करे, वो डिलीवरी ना दे पाए, ऐसा थोड़ी होता है। सभी कंपनी चाहती है कि आए हुए कस्टमर्स को प्रोडक्ट दें, बट कभी कभी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे निकल जाते हैं जो बहुत लिमिटेड कस्टमर्स को दिए जा सकते हैं। आपने तो सेम चीज़ें मोबाइल फ़ोन जैसी चीज़ों में भी देखी है। मैं तो पहले एप्पल स्टोर में काम करता था, लोग लाइन लगा करके iPhone 5, iPhone
6, iPhone 7 परचेस करने के लिए आते थे, लेकिन सबको नहीं मिल पाता था। तो शुरू का सबसे पहला जो बैच होता था वो बहुत कम लोगों को मिलता था, ना सिर्फ इंडिया में, अमेरिका में भी। इसी तरह से जब एक अच्छी गाड़ी भी मार्केट में लॉन्च होती है तो बहुत सारे लोग जो बहुत सालों से गाड़ियाँ लेने के लिए वेट कर रहे होते हैं, वो सब लोग आ जाते हैं कि चलो आप फाइनली इस गाड़ी में पैसा डालते हैं, इसको एंजॉय करेंगे, अब अपन और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे अपनी पुरानी गाड़ी में, अब अपन वेट नहीं करेंगे। तो वो इमोशंस जो है ना, वो इमोशंस ही आपसे ये सब चीज़ें करवा रहे हैं कि गाड़ी लेनी थी, अब ले नहीं पाए, बुरा लग रहा है। कोई फेसबुक पर जाकर बता रहा है, कोई ट्विटर पे बता रहा है, जिनके पास यूट्यूब चैनल है वो यूट्यूब पर जाकर बता रहे हैं। पर सच्चाई यही है, आज जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, 5-6 महीने बाद ये सब कुछ भूल जाओगे और नई प्रॉब्लम होगी कि अरे यार हमारी वेट लिस्ट कब क्लियर होगी। उस पर फोकस करो। और वेट लिस्ट जो है उसमें लॉजिकल चीज़ें ढूंढने की कोशिश करो, उसको समझने की कोशिश करो कि आपको जो चाहिए वो इतना अच्छा है कि सब लोग को चाहिए, इतना ज़्यादा बिकेगा कि सब लोग ले रहे हैं, तो जाहिर है उसके लिए पार्ट्स, एक्सेसरीज भी ज़्यादा अवेलेबल होंगी, सॉल्यूशंस ज़्यादा होंगे, R&D बेहतर होगी। कंपनी देखेगी वो एक अच्छा प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर इन्वेस्ट करती रहेगी। Altus G4 को आप लोगों ने फ्लॉप करवा दिया, हेक्सा को आप लोगों ने फ्लॉप करवा दिया, उसमें तो अवेलेबिलिटी अच्छी थी, उसमें इश्यूज़ कम थे, ठीक है। हाँ, कॉन्स होंगे, मानता हूँ कि यार कुछ ना कुछ खामियां हैं, लेकिन जितना पैकेज बना के दिया था, जिसने उसके साथ लिया वो खुश है। कई लोग सेकंड हैंड में भी डिमांड रख रहे हैं उन गाड़ियों की, लेकिन खुश हैं वो लोग। तो अब अच्छी गाड़ियां जब थी आप लोगों ने ध्यान दिया नहीं, और अब बहुत अच्छी गाड़ियां जब आ रही है, पहले अच्छी गाड़ियां, रिसेंटली अच्छी गाड़ियां जो थी वो अवेलेबल थी तब लेते नहीं थे, अब जो बहुत अच्छी गाड़ियां आउट ऑफ द वर्ल्ड लेवल की गाड़ियां दिख रही हैं, आपको सबको चाहिए, तो आप बोल रहे हो वेटिंग नहीं करनी। भाई जब वेटिंग करनी पड़ रही तभी कदर कर रहे हो, नहीं तो वो इसको भी फ्लॉप करा देते तो आप लोग स्कॉर्पियो एन को। सो कदर करो कि उसकी वेटिंग करनी पड़ रही है, मतलब आपने कितनी अच्छी गाड़ी चुनी है, उसके ऊपर आप लोगों को प्राउड फील करना चाहिए। इट्स एन इंडियन प्रोडक्ट, इंजन भी इंडियन कंपनी का है, बॉडी इंडियन कंपनी की है, सस्पेंशंस भी उन्होंने खुद बनाए हैं, ज्यादातर चीजें उन्होंने खुद की है, कुछ आउटसोर्सिंग की होगी पार्ट्स के लिए, लेकिन डिजाइन, ट्यूनिंग सब कुछ खुद का है। प्रॉपर इन हाउस इंडियन व्हीकल अगर आप बोलोगे तो स्कॉर्पियो एन आपको ज्यादा प्राउड फीलिंग देगी। और एक बात ये भी आपको याद होनी चाहिए कि कुछ सालों पहले तक ऐसा था कि ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियां 15-20 लाख वाली गाड़ियां कितनी बिकती थी महीने में, 500, 1000, ज्यादा से ज्यादा 1500, कोई बहुत अच्छी होगी तो 2000। ये क्रेटा ब्रेजा जैसी गाड़ियां 10,000, 15,000 बिकती थी। अब 6-6 हजार गाड़ियां बनाने वाला है महिंद्रा अगर, और वो बोल रहे हैं कि 6-6 हजार के आसपास हम बनाएंगे, तो वो ट्रांजिट करते करते 4-5 हजार तो महीने में डिलीवर कर ही देंगे। कितना डबल तो हो गया वो पहले वाले कंपैरिजन में देखा जाए तो। ऑन एन एवरेज जो पहले इतनी बड़ी और महंगी गाड़ियां आप 1500, 2000 मैक्सिमम से मैक्सिमम कर पाते थे एक्सपेक्ट। हैरियर, सफारी, हेक्टर जैसी गाड़ियां 2000 से 2500 ही जा रही थी उस टाइम पे, 1 साल 2 साल पहले की बात है। तो अब स्कॉर्पियो 4000, 5000 या 6000 आप एक्सपेक्ट कर पा रहे हो, तो ये बुरा कहाँ है, तो अच्छा ही है ना। जो कैपेसिटी जिनकी हो सकती थी उन्होंने 2 to 3 टाइम्स बढ़ा दी है, तो कुछ ना कुछ तो कोशिश जारी है ना उनके पास में। अब अगर ऐसे ही हर एक गाड़ी को आप रिस्पांस देते रहोगे तो कंपनी रियलाइज करेगी कि हमारा सारा का सारा प्रोडक्ट लाइन जो है वो हिट हो रहा है, अब हमें मल्टीपल फैक्ट्रीज खोलनी पड़ेगी। वैसे मुझे एक बात का बुरा लगता है कि सानन वाला जो फोर्ड का प्लांट था वो टाटा ने ले लिया, जबकि वो महिंद्रा को लेना चाहिए था। बट ठीक है यार, ये बिजनेस वाले खुद को बिजनेस खुद ही समझे, हम क्या उसमें समझ सकते हैं। लेट्स जस्ट वेट कि चलो अब 6-6 हजार या 5-5 हजार के हिसाब से महीने के महीने वो क्लियर होते जाए लॉट, और 7-8 महीने बाद हमको हमारी वाली गाड़ी जब मिले तो मजा आए। मैं तो अभी से बुकिंग डाल के रख दी, लेकिन मैं प्रिपेयर्ड इस बात के लिए भी हूँ। आप लोग जानना चाह रहे होंगे कि मेरे को कैंसिलेशन अगर करना पड़े तो मेरे फैक्टर्स क्या होंगे। पहला फैक्टर ये होगा कि टाटा सफारी, जो मुझे डार्क एडिशन और काजीरंगा एडिशन दोनों में बहुत ज्यादा पसंद है, हैरियर भी पसंद थी, बट अब लगता है हैरियर तो मेरे अपने ग्रुप में बहुत है यार। मेरे अपना थग ग्रुप है, मेरे अपने भाइयों की गाड़ी है, मेरे लिए मेरी गाड़ी जैसी ही है वो। जब भी उस ग्रुप में जाता हूँ कभी ऐसा नहीं लगता कि यार ये निखिल की गाड़ी नहीं है, निखिल हैरियर वाला नहीं होके भी उस ग्रुप में जाता है, तो हमारे भाइयों की गाड़ी है, तो हैरियर की जगह सफारी ले ली। अगर सफारी लेना हो तो मुझे उसमें 2-3 अपडेट्स चाहिए हैं। अगर वो जनवरी या फरवरी तक अपडेट आ जाते हैं तो अच्छा रहेगा। उसका अपडेट क्या आना चाहिए, उसमें आना चाहिए 360 पार्किंग कैमरा, वाइटलिटिक्स आ गई वो तो बहुत अच्छी है, उसमें इंफोटेनमेंट अपग्रेड होना चाहिए और इम्प्रूव होना चाहिए और बिना इश्यूज का होना चाहिए, ठीक है। ऐसे 1-2 बेसिक फीचर ये हो गए, बाकी तो मोस्टली सब कुछ है उस गाड़ी में। थोड़ा सा फेसलिफ्ट हो जाए, लुक थोड़ा सा बदले, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा हो गई है मार्केट में हैरियर और सफारी। अब 2 साल हो गए, 2 सालों में बहुत बढ़ गई है, और हैरियर तो ज़्यादा है क्योंकि वो थोड़ी और पुरानी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब अगर लूँ तो थोड़ा सा फ्रेश फील वाला गाड़ी लूँ। अभी जो अवेलेबल है पैकेज तो वो अच्छा है, पर वो 30 लाख 29 लाख में टॉप एंड वेरिएंट XZA+ काजीरंगा एडिशन लगभग 28, 28.5 या 29 लाख तक आती है। उतने में स्कॉर्पियो एन का इंट्रोडक्टरी प्राइस में 4 व्हील ड्राइव डीजल ऑटोमेटिक Z8L मिल रहा है। सी हाउ मच इज द डिफरेंस। और थोड़े बहुत फीचर्स भी अच्छे ही है स्कॉर्पियो एन में, बुरे नहीं है। एक वेंटिलेटेड सीट मिसिंग रहेगा, बाकी तो सब कुछ है, और वेंटिलेटेड सीट की तो एड ऑन एक्सेसरी भी आती है।
तो बाकी सब कुछ तो है ही उसमें। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्कॉर्पियो एन छोड़ करके वापस सफारी पे जाना है तो उसका जो अपडेट आएगा जैन फैब 2023 तक के, वो कुछ मेजर होना चाहिए। तब तक मेरी स्कॉर्पियो एन की डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, तो जाकर के मैं कैंसिल कर पाऊंगा। दूसरा कैंसिलेशन फैक्टर मेरा ये हो सकता है स्कॉर्पियो एन के लिए, वो हो सकता है कि उसमें से कंपनी कुछ एसेंशियल फीचर्स जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो निकाल दे। अगर उन्होंने कुछ फीचर्स निकाल दिए, मैं लिस्ट नहीं बताऊंगा अभी, मैं बाद में बताऊंगा अलग वीडियो में। अगर उन्होंने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स निकाल दिए तो मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, मुझे नहीं चाहिए फिर। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जो उस पैकेज में अच्छा लगता है जो कंपनी दे, एड ऑन एक्सेसरी में उतना अच्छा नहीं लगता, तो वो होना चाहिए उसमें, वो नहीं निकालना चाहिए कंपनी ने। तीसरा रीजन होगा लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट, वो है प्राइस मैं बोल रहा हूँ 50,000 से 1 लाख तक बढ़ जाएगा अगर मैं मेरी डिलीवरी के टाइम पर, तब तक उतना मैं मतलब सहन कर लूँगा। मैं मतलब ऐसा नहीं कि बहुत पैसा है मेरे पास में, मुश्किल से और मेहनत से ही कमाना पड़ता है, कहीं ना कहीं कुछ और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा तब जाकर के वो ले पाऊंगा। हो सकता है उस टाइम उतनी अच्छी सिचुएशन ना हो तो इसको बेचना पड़े और वो लेना पड़े। फैमिली बड़ी हो रही है तो मुझे बड़ी गाड़ी की ज़रूरत है, तो देखते हैं अगर तब तक प्राइस अफोर्डेबल रही, लेना पॉसिबल हुआ तो ले लेंगे भाई, वरना उस वेरिएंट से नीचे तो मुझे आना नहीं है। मुझे Z8L 4x4 डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट चाहिए, वो अफोर्डेबल नहीं हुई तो स्कॉर्पियो एन नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि अपन स्कॉर्पियो एन क्यों ले रहे हैं सफारी के ऊपर, बोला ना रियर व्हील ड्राइव है, रियर बायस 4x4 है, तो वो ही नहीं ले पाया प्राइस के चक्कर में, तो फिर वो लेना ही क्यों। 2-2.5 लाख एक्स्ट्रा देने को तैयार हुआ हूँ ना, तो अफोर्डेबल रहना चाहिए था अभी भी, 30 लाख के बहुत ऊपर ना चली जाए। सो ये चीज़ एक है। अब कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि यार अपन अपना 21,000 रुपये फंसा के रख रहे हैं, कंपनी उस पर इंटरेस्ट कमाएगी, वो पैसा हमारे इसमें लगता है। अरे इंटरेस्ट कमाएंगी मतलब FDR भी खोलोगे तो 4-5% इंटरेस्ट मिलता था, ठीक है। तो कमाना ही है तो उससे ज़्यादा अमाउंट डालोगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। तो उसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं सोचो, आपने गाड़ी बुक करी तो उसके बेनिफिट के हिसाब से सोचो। आप क्यू में काफ़ी ऊपर रहते हो अगर आप अर्ली बुकिंग में रहते हो तो, ठीक है। 1 लाख बुकिंग अगर गाड़ी की पहले 30 मिनट में हो गई तो आप बहुत बड़े बेनिफिट में भले ही नहीं हो, लेकिन इतनी बड़ी हाइप देखने के बाद और शोरूम लगातार बुकिंग ले रहे होंगे या टेस्ट ड्राइव दे रहे होंगे, बुकिंग अभी लगातार आएंगी। क्रेटा को पीछे छोड़ रही है ये गाड़ी, ठीक है। XUV 700 के रिकॉर्ड छोड़ रही है, तो लगातार जैसे लग रहा है कि 3-4 साल तक के तो ये गाड़ी की बुकिंग पेंडिंग चलती रहेगी। थार की आज तक बुकिंग नहीं रुक रही, सोचो थार की भी वेटिंग लिस्ट अभी तक अच्छी, कब आई थी वो गाड़ी 2020 में, 2 साल पहले आई वाली गाड़ी की तक की वेटिंग लिस्ट अगर अभी तक चल रही है तो गाड़ी का सक्सेस रेट अभी भी अच्छा है, हाइप बनी हुई है, बरकरार है और डिमांड में है गाड़ी। मतलब अपने के लिए प्रोडक्ट सप्लाई, एक्सेसरी सप्लाई हमेशा रहेगा, गाड़ी के लिए मॉडिफिकेशंस अवेलेबल रहेंगे। तो ऐसे में आप अगर बाद में बुक करते तो आपको कितना डिफिकल्टी हो जाती। जब आपको लगता है कि मैं यार 1 साल बाद लेना होता तो मैं उसके 1 महीने पहले बुक करता तो कितना अच्छा रहता, बट तब तो गाड़ी की प्राइस भी बढ़ती और आप क्यू में बहुत नीचे चले जाते। अभी अगर आपने अर्ली बुकिंग कर ली तो 21,000 रुपीज़ आप ये समझ के रखो, उसका जो इंटरेस्ट आपकी कंपनी कमा रही है वो आप एक प्रीमियम समझो कि वो आपने पे किया ताकि आप क्यू में ऊपर रहो और आप एक प्रायोरिटी कस्टमर बने रहो। दूसरा, जो लोग सोच रहे हैं कि यार वो कैंसिलेशन चार्ज 2100 रुपये कमा लेगी कंपनी, हमारा नुकसान है, वो आप पे करने के पहले सोचो, बुकिंग करने के पहले सोचो कि किन शर्तों पे आपकी गाड़ी की बुकिंग हो रही है, किन शर्तों पे आपको डिलीवरी मिलेगी। अगर आप बुकिंग करते हो, आप ओरिजिनल प्राइस जो है गाड़ी का, इंट्रोडक्टरी प्राइस से हटकर जो ओरिजिनल प्राइस होना चाहिए, जो गाड़ी डिजर्व करती है, उसको माइंडसेट में रख करके बुकिंग करते तो वो 2100 रुपये की चिंता आपको करनी नहीं पड़ती। और अगर आपको 2100 रुपये की चिंता है तो आइडियली आपने माइंडसेट पूरी तरह से तैयार नहीं किया और आपको बुकिंग करनी ही नहीं चाहिए। और ये मैं उन्हीं लोगों से कह रहा हूँ जो पूरे माइंडसेट नहीं है, मतलब पूरे दिल से फैन नहीं हुए हैं स्कॉर्पियो एन के, जो एक्चुअल में परचेस करना नहीं चाहते, बस चांस मारने के लिए बुकिंग कर रहे हैं होते हैं। उनको दूर रखने के लिए भी कैंसिलेशन चार्ज अच्छा है, मतलब कंपनी ने बोला 2100 रुपये कटेगा, तो जो लोग टाइम पास के लिए बुकिंग करते या बाद में ब्लैक में बेचना चाहते या जो लोग ऐसी चांस मारने वाले थे वो लोग थोड़ा सा दूर रहेंगे, और जो रियल में परचेस करना चाहते हैं उन लोगों के लिए फायदा है। दूसरा, कैंसिलेशन बहुत हो रही है, ये देख करके असली फैन और असली कस्टमर्स बुरा ना माने, आपके लिए इसमें भी फायदा है। जैसे जैसे कैंसिलेशन होंगे आपका नंबर ऊपर आता रहेगा ना, टेंशन क्या है, चलने दो, बुकिंग करी है रहने दो। अब आप 2100 रुपये कटवा कर 2100 रुपये वापस चाहते हो और आप सोच रहे हो यार अभी तक की कैंसिलेशन का बटन क्यों नहीं आया। बुकिंग कर दी 1-2 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर, पैसा चाहिए तुरंत। थोड़ा रुको, थोड़ा देखो, माहौल देखो, समझो, 1-2 महीने के बाद में माहौल क्या हो रहा है वो समझो, किसी की डिलीवरी तो आने दो, किसी कस्टमर को ओनरशिप रिव्यू तो ले लो,
तब अगर आपने सोचा यार जिसने ली उसको बहुत मजा आ रहा है, फिर बोले कि यार मैं कितना बेवकूफ हूँ, मैंने कैंसिल कर दिया जबकि मैं फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में था। तो रुक जाओ, पेशेंस रखो ना, वीडियो देख करके ओवर हाइप में आकर के एकदम से कोई गाड़ी परचेस करने का डिसीजन लो ना, एकदम से किसी ने वीडियो और नेगेटिव कमेंट्स बनाने चालू कर दिए उसको देख करके एकदम से कैंसिलेशन का डिसीजन लो। परचेस करना और कैंसिल करना दोनों ही बड़े डिसीजन होते हैं, दोनों ही डिसीजन सोच समझ के लेना अच्छा रहेगा और अपने फैक्टर से लो, किसी के मैनिपुलेशन में मत आओ। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, यही बताना था मुझे आप लोगों की महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की बुकिंग मैंने भी की है। आप जैसे कई लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, यहाँ तक मैं ग्रो करता हुआ आया हूँ और आप लोगों ने मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को काफ़ी अप्रिशिएट भी किया है। एनाटॉमी वीडियो भी मैंने काफ़ी सारे बनाए हैं कई गाड़ियों के, उसको आप लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो मैंने भी कोशिश की है कि ऐसे और भी कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपनी ओपिनियन में कई लोगों को बताता रहूँ। मैं बहुत सारे कचरे वीडियोस अब बनाने नहीं लगा हूँ, आप लोग नोटिस करोगे कि रिव्यू वीडियोस भी बहुत कम हो गए, व्लॉग्स बढ़ गए हैं, क्योंकि मैं बहुत सोच समझकर कोई वीडियो बनाना चाहता हूँ। जब मैं किसी गाड़ी को रेकमेंड करना चाहता हूँ किसी को, तो मैं जब तक क्लोज ऑब्जर्वेशन नहीं कर लूँ, जो गाड़ी दिल को ना भाए, जो मैं अपने लिए ना परचेस करना चाहूँ, वो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता। इनफैक्ट 5-6 लाख वाली 3-4 लाख वाली गाड़ियों के तो मैं रिव्यूज भी नहीं बनाता। ऐसा नहीं कि मैं वो गाड़ी को किसी लायक नहीं समझता, बस यही है कि जो मैं अपने लिए नहीं परचेस करना चाहता, जो गाड़ी मुझे नहीं लगता कि उसमें ध्यान देना चाहिए, वो मैं किसी के लिए रिव्यू भी बना नहीं पाता हूँ। वो है मेरा नेचर। तो मैं रिव्यूअर तो हूँ लेकिन सारी गाड़ियों के रिव्यूज नहीं बनाता। जिसके बारे में मुझे बुराई करनी पड़े वीडियो में, मैं वीडियो ही नहीं बनाता। किसी को बुरा क्यों लगे, किसी कंपनी को क्यों बुरा लगे, डिफेमेशन का केस क्यों आए मुझ पर, बेसिकली वीडियो ही ना बनाओ। वीडियो नहीं है मेरे चैनल पे जिस गाड़ी का, या तो उसका रिकमेंडेशन में देना नहीं चाह रहा, या हो सकता है आप लोगों ने मुझे अभी तक कमेंट करके बोला नहीं कि भाई वो गाड़ी का वीडियो बनाओ। तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे जरूर बताना, कितना आप लोग अग्री करते हो। मैं भी जानना चाहता हूँ मेरी जैसी सोच रखने वाले कितने लोग इंटरनेट पे एक्चुअल में, जिनकी बातें दब जा रही है बाकी फेक लोगों के बीच में। तो अगर इस वीडियो में कमेंट करके मुझे बताओगे तो आप जैसे लोगों से मिल करके या आप जैसे लोगों के साथ वर्चुअल इंटरव्यू करके एक और वीडियो हम अलग से भी बना सकते हैं। अगर आप में से किसी ने स्कॉर्पियो एन की बुकिंग की है और मेरी तरह पेशेंटली वेट करने को तैयार हो गए हो, थोड़ा बहुत प्रीमियम चार्ज देने को तैयार हो गए हो, तो आपकी जैसी सोच वाले इंसानों के साथ मैं और इंटरव्यू करना चाहूंगा। तो प्लीज कमेंट में बताओ, आपसे कमेंट में डिस्कशन करेंगे, करते करते लगा तो टेलीग्राम तक जाएंगे, फिर वर्चुअल इंटरव्यू में मिलेंगे। सो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड ड्राइव सेफ।